हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आपका सबका स्वागत है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में। हम लोग जो है अपना नेशनल करंट अफेयर कवर कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? हमारा जो मैगजीन है तरकश वॉल्यूम 2 से कर रहे थे। हम लोगों ने वॉल्यूम 1 खत्म कर लिया है नेशनल करंट अफेयर का, और हम लोगों ने वॉल्यूम 2 शुरू किया था, जिसका भी अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुँचने वाले हैं। ठीक है? आई होप, फिर से आपको हम बोलेंगे कि आई होप आप लोग सब रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से, है ना? डेली रिवाइज़ कर रहे होंगे। जो भी स्टैटिक होगा उसको करंट से ये जोड़ के रिवीजन करते होंगे, है ना? इंटरकनेक्शन से रिवीजन करते होंगे। तो आइए आज हम फिर से आगे देखते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, वह जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, इवेंट्स हैं, जो भी हुआ है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको देखेंगे। सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ है सेमिकॉन इंडिया 2024। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो सेमिकॉन इंडिया 2024 हुआ, ये कहाँ हुआ? ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। ठीक है? और किसके साथ हुआ? इंडिया का जो सेमी कंडक्टर मिशन है उसके साथ पार्टनरशिप कौन सी कंपनी का हुआ है? सेमी नाम की एक कंपनी है यूएस की, उसके साथ, और अदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो भी डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस है अलग अलग इंडस्ट्री के, उनके साथ ये हुआ 11 से 13 सितंबर के बीच में। ठीक है? इसका थीम क्या रहा? थीम था इसका शेपिंग द सेमी कंडक्टर फ्यूचर। जो हमारे देश में जो सेमी कंडक्टर का फ्यूचर है उसी को शेप करना हमारा थीम रहा। ठीक है? अगर हम बात करेंगे यहाँ की सेमिकॉन इंडिया 2024 की, तो आपको बता ही दिए कि ये ग्रेटर नोएडा में हुआ, सितंबर 11 से 13 हुआ। ठीक है? थीम इसका शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। इसका एम की अगर हम बात करेंगे तो इसका एम क्या रहा? क्यों हम इस तरीके का कॉन्फ्रेंस करवाते हैं? तो इसका मेन एम जो रहा कि जो हमारे इंडिया में जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी है या पॉलिसी जो हम बनाते हैं कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो उसी को दिखाना, उसी को शोकेस करना। और क्यों शोकेस करना चाहते हैं? ताकि हम पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल हब बन पाएँ सेमीकंडक्टर के फील्ड में। ओके, इसी के लिए वी हैव कंडक्टेड सच टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस टू शोकेस अवर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज। ठीक है? इसमें आपको बताया कि 2 तरह की कंपनी मिलके जिसके साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप किया था। एक कंपनी का नाम था सेमी। सेमी इज़ ए कंपनी व्हिच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1970s। ठीक है? और कहाँ कहाँ की ये कंपनी है? ये कैलिफोर्निया की कंपनी है। ठीक है? इसका ऑफिस की अगर बात करेंगे तो इंडिया में ऑफिस इसका कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है? बेंगलुरु में भी इसका ऑफिस है। ये किस चीज़ का काम करती है? ये जो सेमी नाम की कंपनी है, ये इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में या मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन होता है उसी में। और ये मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का करती है? एलईडीज़ जो आप देखते होंगे स्क्रीन्स, उसका, सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है? या फिर फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, फोटोवैट वोल्टाइक पैनल्स होते हैं, उसका ये क्या करता है? पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये तो सेमी कंपनी के साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप किया ही, लेकिन पार्टनरशिप किया किसके साथ? उसका नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अगर हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बिसाइड आईएसएम। ठीक है? ये हमारा बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उसके साथ मिलके जो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है उसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। अगर बात करें इसके लॉन्च करने की, तो ये जो लॉन्च है 2022 में ही किया गया था, दिसंबर में। ओके। इसका एम क्या है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, इसका एम जो है कि जो भी कंपनीज़ हैं, जैसे आप या हम, कोई ऐसे लोग हैं जो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, या सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसमें आना चाहते हैं, और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करेगी। ठीक है? फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करेगी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन से। ओके। आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर हब का 2 अभी टाटा के साथ बनाया गया है। वो कहाँ बनाया? कौन से स्टेट में, और उस स्टेट के कौन से सिटी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ का इनॉग्रेशन किया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है? तो हम लोगों ने देख लिया सेमिकॉन इंडिया को। अगला जो है वो हम देखेंगे, अगला जो क्या है कि 7th एडिशन हुआ किसका? राष्ट्रीय पोषण माह का। राष्ट्रीय पोषण माह जो है, अगर हम बात करें, ये 7th एडिशन रहा, तो पहली बार कब किया गया था? तो जो पहली बार है राष्ट्रीय पोषण माह, ये शुरू किया गया था 2017-18 में। उस समय से हर साल एनुअली होते जा रहा है। ये किसके अंदर आता है? दिस दिस पोषण माह इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और अभी हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो कौन है? अन्नपूर्णा देवी। कहाँ से हैं ये झारखंड से हैं, और इनका कंस्टिट्यूंसी की बात किया जाए तो वो क्या है? कोडरमा।
ठीक है। ये कहाँ लॉन्च किया गया? 7th एडिशन ये किया गया महात्मा मंदिर जो है, महात्मा मंदिर गांधीनगर, कहाँ? गुजरात में। वहाँ ये लॉन्च किया 31 अगस्त 2024 को। क्यों हम करते हैं? टू प्रमोट न्यूट्रिशन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि जो भी बच्चे हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी ना हो, उसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि उनको किस तरीके का खाना चाहिए, किस तरीके का एक्सरसाइज करना चाहिए, उसी को। तो ये जो फोकस थीम रहा है 7th पोषण माह में, वो रहा है एनीमिया, है ना, कि एनीमिया पे हम फोकस करेंगे। गांव-गांव जाएँगे, ग्रास रूट पे जाएँगे और हम बताएँगे कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का आपको भी पता है एनीमिया क्या होता है, और एनीमिया के कारण कौन-सा रोग हो जाता है, डिज़ीज़, है ना? आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। यू हैव टू कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। दूसरा हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करेंगे बच्चों की, है ना? एक पेड़ एक नाम का हम करेंगे कि एक पेड़ लगाइए माँ के नाम का, ठीक है? एक पेड़ माँ के नाम का। और दूसरा क्या? पोषण भी और पढ़ाई भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशन दे रहे हैं और एजुकेशन की बात ना करेंगे। तो पोषण भी, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, कि हम कैसे उनको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाए। सो दिस वाज द 7 फोकस थीम्स, है ना? ये 6 फोकस थीम जिस पे हम बात किए थे, और ये 7th एडिशन था। गांधीनगर गुजरात से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है? 1 से 30 सितंबर तक ये चला था। अगला जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो क्या हुआ कि इंटरपोल का लिएजन ऑफिसर जो हुए उनका 10th कॉन्फ्रेंस किया गया। अब आपके दिमाग में सबसे पहले इंटरपोल तो समझ में आ रहा होगा, जब आप पुराने वाले बच्चन की मूवी देखते होंगे उसमें बोलते होंगे इंटरपोल से हम हैं। तो इंटरपोल तो समझ में आ रहा होगा कि एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? लेकिन लीजन क्या है ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो हम आपको आसान कर दे रहे हैं। लीजन ऑफिसर के का मतलब क्या होता है कि दैट टाइप ऑफिसर जो एक एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में क्या करते हैं, समझौता जैसा काम करते हैं। आप सुने होंगे लाइजनिंग करना, है ना? लाइजनिंग करने का मतलब क्या होता है? बैठ के किसी तरीके से सॉल्यूशन निकाल देना। तो उसी तरीके का जो लाइजन ऑफिसर, लेमैन की भाषा में समझे, कि वैसे ऑफिसर जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, किसी प्रपोजल को ले गए, किसी तरीके से उसको सॉल्व किए। तो वो उन ऑफिसर्स का एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है? न्यू दिल्ली में करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? आपको पता है कि इंटरपोल का अगर लाइजन ऑफिस की बात करें हम इंडिया में, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है? वो आता है सीबीआई, है ना? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है सीबीआई? यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। रिपीट कर रहे हैं कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? इसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम जो था इंटरपोल लाइजन ऑफिसर का कॉन्फ्रेंस का, कि स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप्स, कि हम अगर हम इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारा जो इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप है वो क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा बात करें किसका? इंटरपोल की, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या फैसिलिटेट करता है कि वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन या क्राइम कंट्रोल को फैसिलिटेट करने के लिए उससे कॉपरेशन करना, उसके साथ बातचीत करना, कि अगर यहाँ का कोई ऐसा क्रिमिनल है जो कहीं भाग के दूसरे कंट्री में चला गया है, तो वहाँ के पुलिस से कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो वो मैटर कहाँ चला जाएगा? इंटरपोल में चला जाएगा, और उसके साथ हम लोग लाइजनिंग करके उसको पकड़ के ला सकते हैं। अगर हम बात करिए है कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लियों। कहाँ है? लियों, फ्रांस में, ठीक है? लियों में है। और ये कब बनाया गया? तो ये 1923 में ही इस्टेब्लिश करवाया गया था, ठीक है? अब जब हम इंटरपोल की बात कर लिए तो थोड़ा सा आपको ये भी बता दिए सीबीआई के बारे में। सीबीआई आपको बताना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और ये क्या है? लीजन ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर बात करें सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है प्रवीण सूद, ठीक है? प्रवीण सूद इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, है ना? सीबीआई का मतलब क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और 2023 में इंटरपोल जो है इशू क्या किया था? 100 रेड कॉर्नर नोटिसेस। ये रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, इस तरीके के कलर कोड के हिसाब से, कि जो किस तरीके का बदमाश क्रिमिनल है उस हिसाब से ये निकालती है। इंडिया के रिक्वेस्ट पे निकाली थी 100 रेड कॉर्नर नोटिसेस अगेंस्ट द क्रिमिनल्स एंड फ्यूजिटिव्स, जो यहाँ से भग के चले जाते हैं उनके लिए। वांटेड टू इंडिया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दैट हाईएस्ट इन ईयर। ओके, बाकी सीबीआई का और क्या क्या इनिशिएटिव है इंटरपोल के साथ?
फॉर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के साथ कि वो वर्किंग अरेंजमेंट साइन किया है यूरोपोल के साथ मार्च 2024 में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ। सीबीआई एकेडमी जो है ज्वाइन क्या किया है, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क अगस्त 2023 में, और सीबीआई का ग्लोबल कॉपरेशन सेंटर जो है इस्टेब्लिश कब किया गया, 2022 में। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे न्यूज या फिर समिट या कॉन्फ्रेंस, वो क्या है, डिफेंस सेक्टर आईसीटी कॉन्क्लेव, है ना, कि डिफेंस सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक कॉन्क्लेव करवाया गया। वो क्या था, ये कब से कब करवाया गया, ये जो करवाया गया ये करवाया गया मई 22 और से जुलाई 29 को, मई 22 और जुलाई 29 को 2 दिन करवाया गया। कहाँ करवाया गया, न्यू दिल्ली में करवाया गया। ठीक है, तो ये किसके साथ मिलकर करवाया गया, ये ऑर्गेनाइज जो है वो करवाया गया टीईपीसी के द्वारा। व्हाट इज टीईपीसी, अगर टीईपीसी की बात करें तो टीईपीसी का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ टीईपीसी, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, यही जो है ऑर्गेनाइज करवाई क्या, डिफेंस सेक्टर आईसीटी कॉन्क्लेव, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है डिफेंस सेक्टर में उसी का कॉन्क्लेव। इसका ये अकेले करवाई जी नहीं, इसके साथ दो हमारी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये तीनों मिल के ये कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। आई रिपीट, टीईपीसी विच इज टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जहां भी हम आईसीटी की बात करेंगे वहां खुद से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन तो आएगी ही आएगी। तो आपको क्या कमेंट करके बताना है कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है अभी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका एम का कि हम क्यों इस तरीके का कॉन्क्लेव करवाएं भाई डिफेंस सेक्टर में, तो जो भी डिफेंस सेक्टर में जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसी को शोकेस करना, उसी को दिखाना, टू शोकेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें टीपीईपीसी की तो यह स्टैब्लिश कब किया गया था, ये 2009 में ही स्टैब्लिश किया गया था अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी। आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका काम अगर क्या है, तो काम जो है जो भी टेलीकॉम का इक्विपमेंट है, जैसे हमारा पहले देखिए अभी मोबाइल फ़ोन आ गया, पहले क्या हुआ करता था, वो चोंगा वाला फ़ोन होता था, है ना, तो उस तरीके का जो भी इक्विपमेंट है ना, उसी तरीके के जो टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट है या फिर जो सर्विस है उसी के एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। हमारे देश में नहीं, ये किसी दूसरे देश में जब हम सेल करते हैं अपने सर्विसेज को, इक्विपमेंट को, उसी को एक्सपोर्ट को प्रमोट करना काम किसका है, टीईपीसी का, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन कंपनी। द नेम खुद से ये नाम में क्या बता रहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये। ठीक है, ये टेलीकॉम इकोसिस्टम में जो भी नया इन्वेंशन आया, जैसे आईसीटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बात करें अगर सर्विस प्रमोशन, ये प्रमोशन की, कंसल्टेंसी की या सिस्टम इंटीग्रेशन की, एटसेट्रा, और भी जितना भी चीज़ है सभी को ये कवर करता है, सभी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है टीईपीसी। आई अगेन रिपीट, TEPC means Telecom Equipment and Services Export Promotion Company established in 2009 under Foreign Trade Policy by Government of India. ओके, सब कुछ आपको बता दिया गया। आगे देखते हैं हम कि 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग किया गया, उसी के साथ साथ और क्या किया गया, 26th कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी किया गया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ किया गया और क्यों किया गया। तो ये सबसे पहले आपको बता दें ये कहाँ हुआ, ये हुआ कोच्चि केरला में। ठीक है, कोच्चि केरला में हुआ, और कब से कब हुआ, मई 20 से मई 30 तक हुआ, मतलब 10 दिन का ये इवेंट था, 10 दिन तक ये मीटिंग चला। होस्ट कौन किया था, जब भी हम अंटार्कटिका ट्रीटी की बात करेंगे तो ये होस्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की बात आ जाती है, उसी के द्वारा ये होस्ट किया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। आपको बताना है कि मिनिस्टर कौन है इसके, हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, राइट। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो अकेले मिलकर की, तो इसके थ्रू जो हमारा एनसीपीओआर है, एनसीपीओआर क्या है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कहाँ है, गोवा में, वो किसका सपोर्ट ली, अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट अर्जेंटीना के हेल्प से ये होस्ट किया गया। सो दिस 46 प्लेनेटरी सेशन जो रहा हमारा, ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो हुआ, या 26 कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो किसके साथ हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, है ना, यस, अर्थ साइंसेस। ये इसका जो डिपार्टमेंट है क्या है, NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड
ओशियन रिसर्च, जो कहाँ है, गोवा में है। और ये किसका सपोर्ट लिया, अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटेरिएट, जो कहाँ है, अर्जेंटीना में। इसी का ये ये तीनों मिलकर ये होस्ट किया। क्यों होस्ट किया गया, जो अंटार्कटिका ट्रीटी है वो क्यों होस्ट किया गया, कि इसमें जो अंटार्कटिका ट्रीटी है अगर आप समझेंगे तो वो किस चीज़ के लिए है, ये रेगुलेट करता है कि जो भी अंटार्कटिका में जो आपको पता है अंटार्कटिका क्या है, पूरा ये बर्फ से घिरा हुआ है। तो उसी के जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ जो बर्फ का क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, उसी को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए अलग अलग देशों से इंटरनेशनल रिलेशन जो बनाती है, उसी को ये रेगुलेट करती है ट्रीटी। ठीक है, अगर हम बात करें अंटार्कटिका ट्रीटी की, तो ये कब बनाई गई थी, ये कब साइन किया गया था, ये 1 दिसंबर 1959 को साइन किया गया था। कहाँ, वाशिंगटन डीसी, यूएस में। और ये इफेक्टिव कब से हो गया, दिस ट्रीटी वॉज इफेक्टिव फ्रॉम 23 जून 1961। आई अगेन रिपीट, ठीक है, आई रिपीट, अंटार्कटिका ट्रीटी रेगुलेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिका, जो भी अंटार्कटिका से रिलेटेड, वहाँ के पोल्यूशन से रिलेटेड, वहाँ के ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटीज होता है उसी को रेगुलेट करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, इट वॉज साइंड ऑन 1 दिसंबर 1959 वेयर एट वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इट वॉज इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट, इट वॉज इफेक्टिव फ्रॉम 23 जून 1961। ठीक है, अब ये दूसरा इंस्टीट्यूट आपको बताए होंगे हम, सीईपी, कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो सीईपी है वो कब बनाया गया, सीईपी जो है वो 1991 में बनाया गया। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, आप लोग सब सुनेंगे मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल की बात अगर हम करेंगे तो वो किस चीज़ की बात करती है, वो इंस्टीट्यूशन भी अंटार्कटिका ट्रीटी का प्रोटेक्शन की बात करती है, कि प्रोटोकॉल एक बनाया गया जो किस चीज़ पे बात करती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। कि मतलब ये जो हम अंटार्कटिका ट्रीटी बनाए वो सही से नहीं हो पा रहा था, उसी के लिए हम एक कमेटी बनाए जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेगी इन 1991। और 1991 में वी डिड मैड्रिड प्रोटोकॉल, विच दैट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच वर्क्स ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिका ट्रीटी, जो अंटार्कटिक ट्रीटी को प्रमोट ये करेगी, उसको प्रोटेक्शन करने की बात करेगी। इसका पर्पस क्या रहा, इसका पर्पस अगर मेनली देखा जाए तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, यही रहा। ये कब बना, 1991 में। तो यही दो इंस्टीट्यूशन मिलके ये करवाया। ठीक है, और इसका जो थीम रहा वो थीम कहाँ रहा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के फैमिली हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, परिवार हैं। और वसुधैव कुटुंबकम हमारे कौन से उपनिषद में लिखा हुआ है, इन विच उपनिषद इट इज रिटेन इन आवर उपनिषद, कौन से हमारे उपनिषद में लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको बताना है कि वसुधैव कुटुंबकम कौन से उपनिषद में लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, है ना, पूरा परिवार जो है, पूरा दुनिया जो है एक परिवार है। वो समझ में आ गया कि एटीसीएम और सीईपी ये क्या है, की ग्लोबल फोरम फॉर प्रेजेंटिंग अंटार्कटिका फ्रेजाइल सिस्टम, इकोसिस्टम, वहाँ का जो नाजुक सा जो इकोसिस्टम है, थ्रू कलेक्टिव एक्शन के थ्रू उसी को प्रिजर्व करने का काम करती है। आपको समझा दिए। ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव, अगला देखेंगे कि ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी क्या है, ओएनडीसी का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ओएनडीसी। सो ओएनडीसी जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये कब बना, 2021 में, 2021 में ये बनाया गया। और ये जो ओएनडीसी जो है वो क्या काम करती है, वो अपने आप में एक पहला प्रोटोकॉल बनाएगा जो डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने की काम करती है। जैसे आप अगर कुछ करना चाहते हैं और आपको डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, उतने रिसोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट आपके लिए ओएनडीसी बनाई कि आपको वो प्लेटफॉर्म देगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जिससे पब्लिक अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके, उसको यूज करके अपने बिजनेस को फैला सके। और इंडिया में क्या है, फुल्ली ऑपरेशनल है। सो ओएनडीसी और स्टार्टअप इंडिया जो है, ये दोनों मिलके ये महोत्सव शुरू किया। ठीक है, जिसका काम क्या रहा, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया, तो वो डीपीआईआईटी है। ठीक है, डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। ये काम किसके अंदर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ठीक है, डिजिटल कॉमर्स रिवलाइज बिगिंस, है ना, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव। ये देखिए ओएनडीसी और डीपीआईआईटी का हैशटैग क्या है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो कब शुरू किया गया था, ये 2016 में। 2016 में स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। कब, 16 जनवरी को। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था।
ये किस लिए शुरू किया गया था कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में जो बनना चाहते हैं उसको सपोर्ट करना, बिल्डिंग ए रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। ओके, ओएनडीसी आपको बता दिए। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा डीपीआईआईटी की, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की, तो इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर वो कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। ये किसके साथ डीपीआई जो है कोलैबोरेशन किसके साथ किया था? ओएनडीसी और स्टार्टअप इंडिया के साथ, ये दोनों को मिला के, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये, और ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और स्टार्टअप इंडिया, ये तीनों मिला के ही ये जो ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव था इसको किया गया था। ये क्यों किया गया था? कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो ये हमारा बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा, और कहा गया कि मोर देन 5000 स्टार्टअप्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड कहने का मतलब क्या है कि कुछ जो है, कुछ लोग आए ऑफलाइन वहाँ खुद का प्रेजेंस दिए, और कुछ लोग ऑनलाइन होके भी वहाँ प्रेजेंस दिए, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में 17 मई 2024 को, ठीक है। आपको बता दिए कि स्टार्टअप क्या था और ओएनडीसी क्या था। अगला जो है हमारा क्रिटिकल मिनरल समिट। आपको सब क्रिटिकल मिनरल समिट्स पहले जाने से पहले क्या जानना चाहिए कि व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। वैसा मिनरल्स जो क्या हो, क्रिटिकल इन नेचर, वो कितने हैं? वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है, जिसमें अब 30 तो याद रखना बहुत मुश्किल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वन है, जो आपको लगता है ये क्रिटिकल नहीं होगा, बस उसको याद रखिए। जैसे आपको पता है एंटीमनी, आपको लगे हाँ ये तो क्रिटिकल ही होगा, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, लेकिन कॉपर जब भी आपको नाम आएगा तो आपको लगेगा नहीं ये तो क्रिटिकल नहीं, ये तो बहुत कॉमन ही पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर है जो क्रिटिकल मिनरल के अंदर ही आता है ना। गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, फिर से है ना, हैफनियम, इंडियम, ये सब लिथियम, मॉलिब्डेनम, ये आपको नाम से ही लोग रहोगा, निकेल, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ पीजीई, फास्फोरस, ये फिर से लगेगा कि फास्फोरस नहीं है, पोटास है ना, आरईई, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेनियम, सिलिकॉन है ना, स्ट्रोनियम, टेंटियम, टेल्यूरियम, टीन, आपको लगेगा टीन तो नहीं है, तो ध्यान रखना है कॉपर है, ग्रेफाइट है, टीन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सब क्या है? सब किसके अंदर आता है? क्रिटिकल मिनरल ऑफ इंडिया के अंदर आता है। 30 जो क्रिटिकल मिनरल का जो लिस्ट बनाया गया उसके अंदर आता है। एग्जाम में सीधा एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जो मेटल्स हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स में, कौन से मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो आपको 30 का नाम तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला याद रखना, वहाँ एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं। तो क्या क्या रखना है कि कॉपर है, ग्रेफाइट है, टीन है, पोटास है, सिलिकॉन है, राइट। सिलिकॉन आपको लगा कि इतना अबंडेंटली तो पाया जाता है, लेकिन ये फिर भी क्रिटिकल मिनरल्स में ही आ जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा 30 का 30। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा गया, और किसके कोलैबोरेशन में? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन और CEEW एंड IISD के बारे। अब ये तीनों इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल समिट जो ये तीनों इंस्टीट्यूशन के अंदर हुआ। कौन कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बाद कौन कौन सा काम किया? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, इसके साथ मिलकर किया गया। और दूसरा क्या था? CEEW, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, ठीक है। CEEW का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑन इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड वाटर, ठीक है। ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है ना, जो क्या करते हैं? रिसर्च पे काम करती है। और तीसरा इंस्टीट्यूशन क्या था? IISD क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काम करती है। ये शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन है, ये भी क्या काम करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करती है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल समिट करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? हैबिटेट सेंटर जो हमारा दिल्ली में है वहाँ करवाया गया था 29 से 30 अप्रैल को। 29 से 30 अप्रैल को इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। अब इसका मेन काम क्या था कि CRM प्रोडक्शन जो है हमारा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को प्रमोट करना। क्या होता है ये? एक कह सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर टूल जो क्या करते हैं? कंपनीज को अपने पोटेंशियल कस्टमर और जो करंट कस्टमर है उससे इंटरेक्ट करवाने का कोशिश करवाया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना मेनली कि जो क्रिटिकल मिनरल समिट हुआ वो किसके द्वारा करवाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। वो किसके साथ कोलैबोरेट करके करवाई? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, CEEW, काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। तीसरा जो था IISD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीनों इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके ये समिट करवाया गया था। अगला जो है
ऑब्जेक्टिव इसका क्या था आपको बता दें कि डोमेस्टिक सीआरएम प्रोडक्शन है ना। और टेक्निकल सेशन में देखेंगे जो फोकस किस चीज़ पे रहा, 8 की मिनरल्स पे। कौन कौन सा, पोटास जिसको हम ग्लूकोनाइट बोलते हैं, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल जिसको REE बोलते हैं, उसमें लेटेराइट पे, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप, ग्रेफाइट, टंगस्टन, रेयर अर्थ एंड वैनेडियम पे। ठीक है, अगला जो हमारा है वो क्या था, एक महोत्सव करवाया गया किस चीज़ पे, कि 2550वां भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव करवाया गया। निर्वाण महोत्सव क्या होता है, जब जैन में जो जैन के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जिस दिन क्या हुआ था, देहावसन हुआ था, उसी दिन को हम निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया गया। 2550वां किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, इनोग्रेट जो है वो किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कहाँ करवाया गया, ये भारत मंडपम प्रगति मैदान जो दिल्ली में है वहाँ करवाया गया। कब, 21 अप्रैल 2024 को। ठीक है, इस इवेंट का जो मेन थीम रहा या एक इवेंट जो था, इसमें एक डांस ड्रामा फीचर किया गया जिसका टाइटल क्या रहा, वर्तमान में वर्धमान। वर्धमान महावीर किनको कहा जाता था, आप जब नालंदा में आएंगे या बिहार में देखेंगे तो वर्धमान महावीर के नाम से बहुत सारा कॉलेजेस, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन बनाया गया। तो वर्धमान किनको कहा जाता था, महावीर जी को ही, महावीर स्वामी को। उन्हीं के नाम पे एक डांस ड्रामा टाइटल किया गया कि वर्तमान में, अभी के समय में, इन द प्रेजेंट सिनेरियो वर्धमान कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में वर्धमान। और उसको, और इसी मौके पे रिलीज क्या किया गया, कॉमेमोरेटिव स्टैंप एंड सिक्के। ठीक है, ये देखिए ये लोगो था कि 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। ठीक है, और ये कॉइन 100 रुपए का कॉमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया। देखिए जिसमें क्या लिखा हुआ, पावापुरी निर्वाण भूमि। आपको क्या बताना है कि जैन जो है, पहले तो आपको ये बताना है कि हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के फाउंडर कौन है, इसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं, और जो महावीर, भगवान महावीर जो थे वो कौन से, कितने नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, वैशाली कुंडल ग्राम में। और उनका डेथ कहाँ हुआ, वो हुआ पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में। जो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वहीं पावापुरी का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉमेमोरेटिव, और ये स्टैंप भी किया गया। सो यू हैव टू टेल कि जैनिज्म के फाउंडर कौन रहे हैं और वहाँ कितने, जैनिज्म में कितने तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जो 100 रुपए का जो कॉइन किया गया वो भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पे ही किया गया था, कॉमेमोरेटिव कॉइन। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला जो हमारा, आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दे रहे महावीर स्वामी के बारे में, कि इनका जो जन्म है वो 540 BC में कुंडल ग्राम नियन वैशाली में हुआ। आपको बता ही दिए कि ये 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। जो इनका टीचिंग था क्या था, अहिंसा, सत्य, अस्तेया, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ठीक है, ये इनका जो कैबल्य है, जिसको कंप्लीट इंटेलेक्चुअल या जिसको क्या बोलते हैं इनलाइटेनमेंट, वो 42 साल के एज में जिम ब्रिटका नाम के गांव में हुआ था। ठीक है, और इंद्रभूति गौतम जो है, इनके बोला जाता है कि इनके कौन से दामाद थे जो इनके मेन डिसाइपल बनते हैं, जो डॉक्यूमेंट किया गया है महावीर के टीचिंग में। ठीक है, जैन जो है, जैन लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं 5 मेजर इवेंट, जिसको क्या बोलते हैं कल्याणकाज, है ना। जो इभरी तीर्थंकर इंक्लूड करता है, जो क्या क्या है, कंसेप्शन जिसको हम क्या बोलते हैं गर्भा या च्याबना, जन्म जिसको हम बर्थ, दीक्षा रिनंसिएशन, है ना, केवलंजना ओमनी साइंस, और निर्वाणा, है ना, लिबरेशन और अल्टीमेट सेल्वेशन, जो आप जब आप लिबरेट हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं अपने शरीर से तब। ठीक है, अगला समिट या कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या है कि नेशनल कोलोक्यूम ऑन ग्रास रूट गवर्नेंस। जब भी ग्रास रूट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोलोक्यूम। कोलोक्यूम क्या होता है, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को ही हम क्या बोलते हैं कोलोक्यूम। तो काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस करवाया गया किस चीज़ पे, ग्रास रूट गवर्नेंस पे। ग्रास रूट गवर्नेंस की अगर बात आएंगे तो आपके मन में तुरंत आता होगा कि पंचायती राज। तो जी हाँ, ये ऑर्गेनाइज भी किसके द्वारा करवाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। कब करवाया गया, 24 अप्रैल 2024 को। और ये क्यों करवाया गया, क्योंकि उस दिन हम क्या मार्क करते हैं, नेशनल पंचायती राज डे मार्क करते हैं। ठीक है, इसका थीम जो था वो था नेशनल कोलोक्यूम ऑन ग्रास रूट गवर्नेंस, की ग्रास रूट गवर्नेंस पे हम कैसे काम करेंगे, है ना। आफ्टर 3 डिकेड, इसका जो थीम था वो क्या था कि गवर्नेंस एट ग्रास रूट्स आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको पता है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो कब आया था, 24 अप्रैल 1993 को। उस साल से हम 3 डिकेड मतलब 30 साल इसका पूरा हुआ, उसी के लिए ये कोलोक्यूम करवाया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसका बने हुए 20 साल हो गया। आपको क्या बताना है कि हम लोग 24 अप्रैल को जो कॉमेमोरेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे, तो ऑन विच ईयर, कौन से साल से हम इसको कॉमेमोरेट करना शुरू किए हैं और क्यों, वाई वी हैव मार्क द 24th ऑफ
अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे? यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगला जो है एक होम्योपैथिक सिंपोजियम करवाया गया। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया गया? ये जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया वर्ल्ड ये CCRH के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, CCRH के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च होम्योपैथी, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया। कब? अप्रैल 10 से 11। इसको इनोग्रेट कौन करती हैं? हमारी प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू करती हैं। ये था कॉलिक्यूम और ये है नेशनल होम्योपैथिक डे। ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हम ये जो होम्योपैथिक सिंपोजियम किए हैं जो इनोग्रेट किया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा, और ये कब करवाया गया? ऑन वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 2024, जो कब मनाया जाता है? अप्रैल 10 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। ठीक है, इसका थीम क्या रहा? इंपावरिंग रिसर्च इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इंपावरिंग रिसर्च इनहेंस प्रोफिशिएंसी ए होम्योपैथी सिंपोजियम। अगर हम बात करें CCRH की, जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, वो क्या है? तो CCRH जो है ये क्या है? ऑटोनोमस एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो किस चीज़ में काम करती है? होम्योपैथी का जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसके लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये काम करती है। और ये काम किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करती है। आपको बताना है आयुष का मतलब क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा, जैसे आयुर्वेदा या यूनानी, सिद्धा, क्या क्या होता है और इसके मिनिस्टर कौन है? एग्जाम में पूछा गया है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और होता है कि 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपिक्स होता है, EGMO 2024, और उसमें 4 इंडियन स्टूडेंट्स मेडल लेके आते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपिक की, EGMO की, ये कहाँ हुआ? ये हुआ तस्कलटुवो जॉर्जिया में, अप्रैल 11 से 17, जिसमें 4 इंडियन टीम के जो लोग होते हैं जो 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल लेके आते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? गुंजन अग्रवाल, जो गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली हैं, उन्होंने सिल्वर लाया। संजना पिलो चैको, जो तिरुवनंतपुरम केरला की रहने वाली, उन्होंने भी सिल्वर जीता। लरिसा हिसार हरियाणा की रहने वाली, उन्होंने ब्रोंज। और C विठल पाटिल पुणे महाराष्ट्र, जो कि ब्रोंज मेडल लेके आई। सो ये है टीम इंडिया। ठीक है, जो गुंजन अग्रवाल गुड़गांव है ना, संजना जिलो चैको तिरुवनंतपुरम केरला, लरिसा हिसार हरियाणा, और साई वित्तल पाटिल जो पुणे महाराष्ट्र से लाई हैं। कहाँ? यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपिड EGMO, जो कहाँ हुआ था? जॉर्जिया में। ये इन्होंने 4 मेडल लेके आए। ये 4 बच्चियां हैं जिन्होंने मेडल लाया, और दिस इज द लोगो ऑफ EGMO, 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक ओलंपिड्स का लोगो है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे? इसके आगे क्या है? कमिटी और कमीशंस, जो हमारे न्यूज में रहा है उसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। मोस्ट ऑफ जो कमेटी या कमीशंस है वो आपको कवर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हम जो लिस्ट है उसको जल्दी जल्दी आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे कमिटी और कमीशंस। ठीक है, वो क्या है कि 23rd लॉ कमीशन, वो इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। अभी तक इसको कोई हेड करने के लिए गवर्नमेंट कोई अपॉइंट नहीं किया गया है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन होता क्या है। लॉ कमीशन क्या होता है? एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर इट वर्क्स अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और ये काम क्या करती है? ये काम करती है रिसर्च पे और एडवाइस देती है गवर्नमेंट को ऑन लीगल रिफॉर्म्स पे। ठीक है, पहली बार अगर हम बात करें लॉ कमीशन कब बनाया गया था, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1834। 1834 में पहली बार बनाया गया था। किसके तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। ठीक है, ब्रिटिश टाइम में। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब ये कब बना? ये 1955 में बना, और ये 3 साल के लिए बनाया गया था कमीशन। ठीक है, अभी क्या है कि गवर्नमेंट 2018 में शायद उसके बाद से कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये आपको पता है कि सिर्फ ये कब से कब का बनेगा? 23rd लॉ कमीशन जो है वो सितंबर 1 से अगस्त 31 तक 2027 तक चलेगा। 2024 से 27 तक के लिए बनाया जाएगा। आपको बता दिए कि आइडेंटिफाई ऑब्सोलेट लॉ, ऑडिट करती है, अफेक्टिंग द पुअर, प्रोवाइड व्यू ऑफ लॉज रेफर्ड बाय द मिनिस्ट्री। इसमें क्या क्या होता है कंपोजिशन कि फुल टाइम चेयरमैन होंगे, उसके बाद 4 जो है फुल टाइम मेंबर होंगे, एक ऑफिशियल चेयरमैन जो होंगे किसके? सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर एंड लीगल डिपार्टमेंट, और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो 22वां लॉ कमीशन था, जिसको चेयर कौन किए थे? कर्नाटका के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ओके, अगला जो है हम देखेंगे स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
ये हेड किसके द्वारा किया जाता है? इमिनेंट इकोनॉमिस्ट या फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ कंट्री प्रणब सेन, उनके द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्वे मेथोडोलॉजी को कैसे करना चाहिए उसके एडवाइस के लिए ये किससे काम करेगी? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स से काम करेगी। ठीक है, कि कैसे सैम्पलिंग फ्रेम लेना चाहिए, डिजाइन कैसे होगा, सर्वे का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होगा, कैसे उसको टेबुलेशन करेंगे, ये सब के लिए मामले में जो भी एडवाइस चाहिए होता है वो इनसे लिया जाता है। और ये सितंबर 2024 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये डिजोल्व कर दिया गया था कमेटी को, जो मेंबर्स रेज कंसर्न ओवर द डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस, जिसके कारण अभी तक सेंसस डिले हो गया। आपको पता है सेंसस कितने साल पे होता है? हर एक 10 साल पे। आपको क्या बताना है कि पहला सेंसस कब हुआ था, ठीक है, और किसके द्वारा करवाया गया था। उसका टीवी सोमनाथन कमेटी आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे अब क्या बन चुके हैं, पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब बन गए हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं। इनके द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम का जो कमेटी बनाया गया था, जिसके कारण जो नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। अगला चीफ जस्टिस हेमा कमेटी, आपको बताए थे कि जो कास्टिंग काउच जो है मलयालम इंडस्ट्री में, उसी के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है वीमेंस का, उसके लिए ये बनाया गया था। कहाँ? केरला हाई कोर्ट के द्वारा। राजीव गांधी बोले, रवि गांधी कमेटी जो है अगस्त 2024 में बनाया गया है ना। रवि गांधी क्या है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ईस्टर्न कमांड के, उन्हीं ये कमेटी को हेड कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कि जो इंडो बांग्लादेश, जो शेख हसीना जब वो हटिंग, अभी कौन है, यूसुफ, जब वो बने तो उस एरिया में क्या है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो गया, तो उसी को मॉनिटर करने, ऐसे सिचुएशन को एक्सेस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई, जिसको हेड कौन कर रहे हैं? रवि गांधी, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसके हैं? BSF के हैं। उसके बाद अगला है कि ए सिंगल मेंबर मनोज द्विवेदी पैनल, ठीक है, सिंगल मेंबर मनोज द्विवेदी, उनका एक पैनल बनाया गया है, जो क्या है? DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा। ये किस चीज़ के लिए? कि IAS ऑफिसर थी जो पूजा खेड़कर, जिनकी माँ कट्टा लहरा रही थी, और उनके फादर भी इसी तरीके का कुछ इलीगल काम कर रहे थे, और उन्होंने अपना गलत, है ना, EWS का सर्टिफिकेट देके IAS बन चुकी थी, उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये सिंगल मेंबर पैनल बनाया गया है मनोज द्विवेदी जी का। ठीक है, जिसमें वो देखेंगे क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ जो भी DOPT है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो कैसे प्रोफेशनल इंडियन IAS ऑफिसर को वो कैसे बिना चेक किए हुए, ये सब जो भी प्रोसीजर है वो देखेंगी। और UPSC उसको क्या कर दिया है, पूजा जो खेड़कर है उनके मेंबरशिप को UPSC कैंसिल कर चुका है। अगला है जस्टिस नवाब सिंह कमेटी। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी जो है फॉर्मर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जस्टिस नवाब सिंह। वो क्यों बनाए गए हैं? कि जो शंभू बॉर्डर पे, जो भी पंजाब हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं, अब वो धरना दे रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, तो उसी को एमिसेबली रिजॉल्व करने के लिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है, कि उनका ग्रेवेंस क्या है, उसी को सुनेंगे और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए बनाया गया है। अगला है राजीव खेर कमेटी। ये फॉर्मर कमिश्नर कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनका ये कमेटी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी गिफ्ट IFSC सिटी है ना, गिफ्ट IFSC सिटी का मतलब क्या है? गिफ्ट का मतलब पहले क्या होता है? गिफ्ट सिटी जो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी, है ना। और ये कहाँ बनाया गया है? ये अहमदाबाद में बनाया गया है। कब बनाया गया है? यू हैव टू कमेंट कि गिफ्ट सिटी कब बनाया गया और इसके ये कौन से नदी के किनारे बनाया गया है ना। पूरा एक टाउनशिप बसाया गया है, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है ये इंटिटी नेशनल नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल इंटिटी बन जाएगा। वहाँ पे आएंगे तो आपको शुरू में टैक्स नहीं देना होगा, वहाँ पे आपको वीज़ा लगेगा, है ना, इस तरीके का सुविधा दिया गया है। और उसी के लिए बनाया गया है कि जो कमेटी है उसको प्रपोज करेगी, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को देखती है। IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सेंटर और स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है उसी को ये देखेगी। और ये सेटअप किसके द्वारा किया गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, IFSCA के द्वारा। उसका एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है लद्दाख के लिए, HSFC, जो किनके जिसको हेड कौन करेंगे? नित्यानंद राय। नित्यानंद हमारे बिहार से हैं। आपको क्या बताना है कि नित्यानंद राय का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं? ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है। और ये क्या बनाया है कि लद्दाख में जो भी इंश्योर करने के लिए कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ के लोगों का, कि उनका एम्प्लॉयमेंट का या प्रोटेक्शन ऑफ लैंड के से रिलेटेड, उसको ये सॉल्व करने का काम करेंगे। अगला जो है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल। ये कब बनाया गया? अप्रैल 2024 में। और इसको कौन हेड करेंगे? फॉर्मर दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस नजमी वजीरी। इसका क्या काम रहेगा? कि नेशनल कैपिटल रीजन में प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो भी जंगल को काट दिया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, उसको बचाने का काम करेंगे। उसको इंश्योर करेंगे कि जो डिपार्टमेंट है वो ऑब्लिगेटेड रहे कि कॉपरेट करे कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन। जस्टिस वजीरी को क्या बोला जाता है? ग्रीन जज बोला जाता है, नोन एज ग्रीन जज।
तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि हु इज कॉल्ड ग्रीन जज, तो वो जस्टिस बजीरी हैं और वो कहाँ के जज हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज है, ही इज रिटायर्ड नाउ। तो वो उसी को इनरिच करने के लिए कैपिटल रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में 3.7 लाख ट्रीज को वो वेरियस केसेस में बचाए हैं, इसी के लिए ये कमेटी बनाया गया था। ठीक है, उसका था के राधाकृष्णन कमेटी, जो क्या है, फॉर्मर इसरो के चीफ रह चुके हैं के राधाकृष्णन, उन्हीं के द्वारा ये हेड किया जाएगा। और क्यों किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो भी टेस्ट लिया जाता है, जैसे नीट हो गया, जो जो पेपर पर्चा लीक हो जाता है, उसी को ट्रांसपेरेंसी, स्मूथ और फेयर कंडक्ट के एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है कि राधाकृष्णन कमेटी। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि बहुत हो हल्ला हुआ था और होना भी चाहिए हो हल्ला, इस तरीके का मामला होता है। तो अगला क्या है, पैनल ऑन इशू ऑफ क्यूर कम्युनिटी। व्हाट इज क्यूर कम्युनिटी? क्यूर किसको बोलते हैं? LGBTQ प्लस, एल से क्या, लेस्बियन, जी से गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर एंड क्यू फॉर क्यूर। टोटल को हम क्या बोलते हैं? क्यूर कम्युनिटी। इन्हीं के लिए एक पैनल बनाया गया है जिसको हेड कौन करेगा? यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो क्यूर कम्युनिटी है उनको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ना पड़े, चाहे वो गुड्स में हो या सर्विसेज में हो या सोशल वेलफेयर हो, स्कीम्स में हो, या थ्रेट ऑफ वायलेंस, कोई इनको मारे पीटे, कोई इनको परेशान करे, उसी को इंश्योर करने के लिए कमेटी बनाया गया है यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको डील करेंगे। ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किनके द्वारा लेड किया गया था? डी वाई चंद्रचूड़। आपको पता है कि डी वाई चंद्रचूड़ आजकल में क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, और नए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं। उनका नाम बताना है और वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो भी आपको बताना है। ओहो, क्या लिख दिए हम, आंसर ही लिख दिए। ठीक है, उसके बाद राहुल नार्वेकर कमेटी बनाया गया जनवरी 2024 में, है ना। राहुल नार्वेकर जी कौन है? महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। वहाँ जो पता है कि जो शिवसेना का 2 फैक्शन हो गया था, उसी को रिव्यू करने के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, राहुल नार्वेकर कमेटी। राहुल नार्वेकर कौन है? महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। अगला जो है के विजय राघवन कमेटी है, जो प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा हेड किया जाएगा, जो वो क्या है? फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं के विजय राघवन, उनके द्वारा ये कमेटी को हेड किया जाएगा। किस किस चीज़ के लिए? कि DRDO में, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शनल दिक्कत हो जाती है उसको रीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, रीडिफाइन कैसे करेंगे, आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ कैसे वो पैर से पैर मिला के चले, उसी को रिव्यू करने के लिए बनाया गया है। आपको क्या बताना है कि DRDO के चेयरमैन कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ DRDO? ओके, अगला जो है जस्टिस अजय लांबा कमेटी। अजय लांबा, हुई अजय लांबा? अजय लांबा इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये क्या काम करेंगे कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके इंक्वायरी के लिए ये बनाया गया है कि क्यों हुआ है इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन स्टेट ऑफ मणिपुर, क्यों हुआ, उसका रीजन क्या रहा, क्यों अभी भी हो रहा है। तो उसी के लिए क्या बनाया गया है? जस्टिस अजय लांबा कमेटी, जस्टिस अजय लांबा कमीशन, जो हेड करेंगे अजय लांबा साहब, जो गुवाहाटी के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज लेक्चर को खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया। इसी तरीके से 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर में हम पूरा नेशनल वॉल्यूम 2 खत्म कर लेंगे। आई होप आप वॉल्यूम 1 का भी रिवीजन करोगे, क्योंकि आप उसको नहीं रिवीजन करेंगे तो सब भूल जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? भकोसना। आपको भकोसना नहीं है, आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में जाए यहीं आप लीड ले पाएंगे बाकी बच्चों से। स्टैटिक सब रट के जाते हैं, करंट में दिक्कत होता है, आपको स्टैटिक के साथ साथ उसको रिलेट करेंगे। जैसे जहां भी अगर आप मणिपुर पढ़ रहे होंगे वहां फटाफट रिलेट करिएगा कि वहां जस्टिस अजय लांबा कमेटी बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कि वहां का जो इंसिडेंट्स वायलेंस हुआ था वो उसी के इंक्वायरी के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़िए, है ना, जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए और खूब खुश रहिए, खूब मन से पढ़िए। थैंक यू सो मच।